जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हिंदी की क्लास में जानेंगे वर्णमाला के बारे में, जिसके अंतर्गत जानेंगे हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में, बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से। ऐसा ट्रिक जो आपको पूरा वर्णमाला याद करा दे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए जानते हैं वर्णमाला के बारे में। अगर वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह। ठीक है, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसी को बोला जाता है वर्णमाला। अब वर्णमाला में जो वर्ण होता है, ठीक है, उसकी बात की जाए तो जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होता है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होता है उसे बोला जाता है वर्ण। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होता है वो होता है वर्ण। अगर वही भाषा की सबसे छोटी बोली जाने वाले इकाई के बारे में बात की जाए, ठीक है, जो बोली जाने वाली इकाई के बारे में बात की जाए तो वो कहलाता है ध्वनि। इस तरह भाषा की दो इकाई होता है, एक होता है लिखित इकाई जिसको बोला जाता है वर्ण, और दूसरा जो होता है बोली जाने वाले इकाई जिसे बोला जाता है ध्वनि। अगर इसी को जैसे आ ई, इसको अगर लिख दिया जाए तो इसे बोला जाएगा लिखित इकाई, और इसी को अगर बोला जाए तो ये कहलाएगा बोली जाने वाली इकाई। आइए जानते हैं जो वर्णमाला, ठीक है, हिंदी में वर्णमाला की संख्या की बात की जाए तो ये होता है कुल 52 वर्ण होता है, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है स्वर, व्यंजन, अयोगवह, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। इस तरह से जो वर्णमाला है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर स्वरों की बात की जाए तो मूल रूप से स्वरों की संख्या होता है 11। ठीक है, जो स्वरों की बात की जाए तो मूल रूप से स्वरों की संख्या होता है 11। वही अयोगवाह की बात की जाए तो इनकी संख्या होता है 2। अगर मूल रूप से व्यंजनों की बात की जाए तो इनकी संख्या होता है 33। वही संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो इनका संख्या होता है 4, और उच्छिष्ट व्यंजन की बात की जाए तो इनकी संख्या होता है 2। इस तरह से जो हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण होता है उसको निम्न भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वर्णमाला में होता क्या क्या है। ठीक है, अगर स्वरों की बात की जाए तो मूल रूप से स्वरों की संख्या होता है 11, जिसमें आता है आ, ई, उ, री, ए, उ और औ। इस तरह से मूल रूप से स्वरों की संख्या बात की जाए तो वो होता है 11। और उसी में, ठीक है, अम और आहा, जो अम और आहा आता है उसे बोला जाता है अयोगवाह। जो अम और आहा आता है उसे क्या बोला जाता है? अयोगवाह। अगर अम की बात किया जाए तो इसे एक और वर्ड कहा जाता है अनुस्वार, और जो आहा की बात की जाए तो इसे बोला जाता है अनुनासिक। वही व्यंजन की बात किया जाए तो इसे निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इसको बोला जाता है क वर्ग। वही च, छ, ज, झ, इय, इसको बोला जाता है च वर्ग। और वही ट, ठ, ड, ढ और न, इसको बोला जाता है ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, इसको बोला जाता है त वर्ग। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, इसको बोला जाता है प वर्ग। ठीक है, इस तरह से इसको वर्गों वर्ण के आधार पर भी बांटा गया है। वही व्यंजन को बात किया जाए तो अंतस्थ रूप में भी बांटा गया है। जैसे अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो ये होता है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितना होता है? 4। वही उष्ण व्यंजन की बात की जाए तो इनकी संख्या भी होता है 4, स और ह। इस तरह से उष्ण व्यंजनों की भी संख्या होता है 4। वही संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो इनकी संख्या भी होता है 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इस तरह से संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या होता है 4। और इसमें एक अलग वर्ण भी होते हैं, जैसे कि क, ठीक है, क में नीचे में मात्रा लगा होता है बिंदु, क, ख, ग, झ और फ, य, जिसे बोला जाता है आगत वर्ण, जो कि हिंदी वर्णमाला में नहीं होता। इसे एक और नाम से जाना जाता है
ठीक है, इसे बोला जाता है नुक्ता वर्ण। ठीक है, इसे और क्या नाम से जाना जाता है? नुक्ता वर्ण, जो हिंदी वर्णमाला में नहीं आता है। तो आइए जानते हैं एक एक वर्णमाला के बारे में। अगर स्वर वर्ग की बात की जाए तो मूल रूप से स्वरों की संख्या होता है कितना? 11। अब देखो, जो स्वर होता है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होता है उसको बोला जाता है स्वर। ठीक है, जो स्वर वर्ण की बात की जाए तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको बोला जाता है स्वर वर्ण। ठीक है, अब मूल स्वरों की बात की जाए तो जो मूल स्वरों की संख्या होता है वो क्या होता है? 11। मूल स्वरों की संख्या कितना होता है? 11। वही लिखित स्वर की बात की जाए, लिखित स्वर, तो लिखित स्वर की बात की जाए तो इनकी संख्या हो जाता है 11 + 2 बराबर हो जाता है 13। लिखित स्वर हो जाता है क्या? 13, जिसमें जो अयोग वह होता है अम और आहा, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? इनकी संख्या 13। इस तरह से स्वरों की संख्या बात की जाए तो ये हो जाता है 13, और मूल स्वरों की बात की जाता है तो इनकी संख्या हो जाता है 11। अब जानते हैं मात्रा के उच्चारण के आधार पर स्वर। ठीक है, मूल रूप से मात्रा के उच्चारण के आधार पर जो स्वर होता है वो होता है दो प्रकार से। एक होता है ह्रस्व स्वर और जो दूसरा होता है वो होता है दीर्घ स्वर। इसका अन्य प्रकार जो होता है वो होता है, ठीक है, प्लुत स्वर। इसका जो अन्य प्रकार होता है मात्रा के आधार पर वो होता है क्या? प्लुत स्वर। ठीक है, अब जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है? ऐसा स्वर, ठीक है, या जिसका मात्रा की संख्या होता है एक, उसे बोला जाता है ह्रस्व स्वर। जैसे ह्रस्व स्वर की बात की जाए तो इनकी संख्या होता है 4। ये आ, ई, उ और री। इस तरह से जो ह्रस्व स्वर होता है जिनका उच्चारण एक वर्ण से होता है, ठीक है, या जिसमें एक मात्रा का स्वर होता है उसे बोला जाता है ह्रस्व स्वर। जैसे आ, ई, उ और री। वही दीर्घ स्वर की बात की जाए तो जिसमें दो मात्रा का स्वर होता है या ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है दीर्घ स्वर। इनकी संख्या की बात की जाए तो ये आता है आ, ई, उ, ठीक है, ए, उ और अ। इस तरह से जो दीर्घ स्वर होता है उनकी संख्या होता है क्या? आ, ई, उ, ए, उ और अ। अब जानते हैं जो अन्य प्रकार का जो स्वर होता है वो होता है प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्रा का स्वर होता है, उसे बोला जाता है प्लुत स्वर, या जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे बोला जाता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, ठीक है, ओम बोलते हैं या कोडापी बोलते हैं। ये इस तरह से जो प्लुत स्वर होता है वो होता है 3 मात्रा का स्वर। इस तरह से अगर मात्रा के उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो मूल रूप से 2 स्वर होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर। इसी में अन्य प्रकार की बात की जाए तो ये होता है प्लुत स्वर। अब जानते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होता है 3। पहला जो होता है वो होता है अग्रस्वर, दूसरा जो होता है वो होता है मध्य स्वर, और तीसरी स्वर की बात किया जाता है तो वो होता है पश्च स्वर। अग्रस्वर कहने का मतलब ये होता है कि जब जीभ के अग्रभाग का यूज होता है, ठीक है, या जब जीभ का अग्रभाग का उपयोग होता है तो उसे बोला जाता है अग्रस्वर। जैसे कि इसमें उपयोग होते हैं ई, ए और री। इस तरह से अग्रस्वर का उपयोग होता है। जीभ के अग्रभाग से होता है ए और री। अब मध्य स्वर की बात की जाए तो जिसे जीभ के मध्य भाग से प्रयोग जिसका उपयोग होता है, ठीक है, या मध्य भाग का प्रयोग करते हैं उसे बोला जाता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वरों की संख्या होता है 1, जो होता है आ। और जो पश्च स्वर होता है वो होता है जीभ के पश्च भागों से। ठीक है, जो बच गया वो कहलाता है हमारा पश्च स्वर। जैसे कि आ, उ, उ और अ। इस तरह से पश्च स्वरों की संख्या होता है वो 5।
आ, उ, और औ। ठीक है, आइए जानते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी इसे निम्न भागों में बांटा गया है। एक होता है संवृत्त स्वर, दूसरा जो होता है अर्धसंवृत्त, तीसरा होता है विवित्त और चौथा जो होता है अर्धवृत्त। संवृत्त स्वर की बात करते हैं तो जिसमें मुख द्वार पूरा बंद रहता है, जिसमें मुख द्वार क्या होता है, पूरा बंद रहता है, उसे बोला जाता है संवृत्त स्वर। अर्धसंवृत्त स्वर की बात की जाए तो जिसमें मुखद्वार आधा बंद रहता है, जिसमें मुखद्वार क्या होता है, आधा बंद रहता है, उसे बोला जाता है अर्धसंवृत्त स्वर। और विवित्त स्वर की बात की जाए तो जिसमें मुखद्वार पूरा खुला रहता है, ठीक है, जिसमें मुखद्वार क्या होता है, पूरा खुला रहता है, उसे बोला जाता है विवित्त स्वर। और अर्धविवित्त की बात की जाए तो जिसमें मुखद्वार क्या होता है, आधा खुला रहता है, उसे बोला जाता है अर्धविवित्त स्वर। अब जानते हैं इन जो स्वरों का उच्चारण होता है, इसमें जो स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण कैसे होता है, तो इनको बिल्कुल एक आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, जैसे कि जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, सुई लगाता है। ये डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, सुई लगाता है। तो जो कोई भी व्यक्ति होता है उसे क्या बोलता है, एओ आ। ठीक है, उसे क्या बोलता है, एओ आ। जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, सुई लगाता है, तो क्या बोलता है, एओ आ। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे सुई, इसमें आया है ई, तो ई से याद रखेंगे ई और ए। और इसमें छोटे ऊ की मात्रा आया तो छोटे ऊ की मात्रा से याद रखेंगे ऊ और ऊ। इस तरह से, ठीक है, जो संवृत्त स्वरों की संख्या होता है उसमें उच्चारण क्या होता है, जिसमें मुख द्वार पूरा बंद रहता है वो होता है ई उ ओ। ठीक है, और अर्धसंवृत्त जैसे एओ से याद रखेंगे क्या, ए और ओ। और आ से याद रखेंगे ये आ। अब जो भी स्वर बच गया, ठीक है, वो कहलाएगा अर्ध विवित्त स्वर, जिसमें मुख द्वार आधा खुला रहता है। तो इसमें जो मुख द्वार आधा खुला रहता है वो हो जाएगा क्या, आ। ठीक है, और औ। इस तरह से जो मुख द्वार खुलने के आधार पर बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जो डॉक्टर होता है वो सुई लगाता है और क्या बोलता है, ए वो आ। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, जो व्यंजन वर्ण होता है वो कैसा होता है, एक परतंत्र वर्ण होता है। जो व्यंजन वर्ण होता है वो कैसा होता है, एक परतंत्र वर्ण होता है और ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, जो व्यंजन वर्ण होता है वो कैसे होता है, परतंत्र वर्ण होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। अगर व्यंजनों की बात की जाए तो ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। जो व्यंजन वर्ण होता है वो कैसे होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। और प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसके उच्चारण में हमेशा आ की ध्वनि छिपे रहते हैं। अगर कोई भी व्यंजन को उपयोग करते हैं तो उसके उच्चारण में हमेशा आ की ध्वनि छिपी रहती है। अब जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है उसका जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है, कंड, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से। इन स्वरों का जब उच्चारण कंड, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से होता है उसे बोला में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन कौन सा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं बिल्कुल इसे एक आसान के ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, कि इन जो वर्ण होता है उनका उच्चारण किससे होता है, उसको बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से। तो जो क वर्ग है तो इसे इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे क्या, KTM2। ठीक है, जैसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बड़े हो जाने के बाद क्या बोलते हैं, हमें KTM बाइक चाहिए तो वो बोलता है क्या, KTM2। तो के से याद रखना है कंठ। ठीक है, के से याद रखना है क्या, कंठ। टी से याद रखना है तालु। और एम से याद रखना है मूर्धा। और डी से याद रखना है क्या, दंत। और ओ से याद रखना है क्या,
ओष्ठ। इस तरह से, ठीक है, जो वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे KTM देव, तो क वर्ण का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। च वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु से। ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से। और त वर्ग का उच्चारण किससे होता है? दन। और प वर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओठ से। इस तरह से बिल्कुल इस आसान ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। क्या है ट्रिक? KTM 2। इस तरह से स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वर्गों के आधार पर इसको याद रखेंगे। अब जानते हैं जो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो क्या होता है? स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होता है। जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो क्या होता है? स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति होता है, और इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन होता है उसे क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों? जो कि इसका जो उच्चारण होता है वो जीभ, तालु, दांत, ओठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी भी ये पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन होता है वो कभी भी पूर्ण रूप से क्या स्पर्श नहीं करता है। और अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो ये होता है य, र, ल, व। इस तरह से अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होता है 4। वही मूल रूप से अर्धस्वर, ठीक है, मूल रूप से अर्धस्वर की बात की जाए, जो अंतस्थ व्यंजन होता है उसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो मूल रूप से अर्धस्वर की बात की जाए तो इनकी संख्या होता है 2, और ये होता है क्या? य और व। इस तरह से जो अर्धस्वर होता है उनकी संख्या होता है 2, और ये क्या होता है? य और व। अब जानते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। जो ऊष्म व्यंजन होता है उसका उच्चारण क्या होता है? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होने वाले ऊष्म या गर्म वायु से, ठीक है, जो होता है उसे बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। और जो ऊष्म व्यंजन होता है उनकी भी संख्या होता है 4, जैसे श, स और ह। इस तरह से जो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितना होता है? 4। अब जानते हैं उच्छिप्त व्यंजन। अगर उच्छिप्त व्यंजन की बात की जाए तो उच्छिप्त व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है? जिह्वा के ऊपर उठकर, ठीक है, जिह्वा के ऊपर उठकर जो मूर्धा होता है उसको स्पर्श करते हुए अगर तुरंत नीचे गिरता है तो उसे बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। जैसे जिह्वा जो होता है वो ऊपर उठकर, ठीक है, मूर्धा को स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरता है तो उसे बोला जाता है क्या? उच्छिप्त व्यंजन। और जो उच्छिप्त व्यंजन होता है इसे और बोला जाता है किस नाम से? द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या होता है 2, जो होता है ढ, ढ, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है? बिंदु। इस तरह से उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 2। अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन उनकी संख्या होता है कितना? 4। अब जो संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो ये जो देवनागरी लिपि है इसमें भी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 4, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इस तरह से जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब जो संयुक्त व्यंजन होता है उसे कैसे कहते हैं? जैसे ये व्यंजन क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से जब मिलकर बनता है तो उसे बोला जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन। और ये जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण नहीं माने जाते। क्यों स्वतंत्र वर्ण नहीं माने जाते? क्योंकि ये व्यंजन से मिलकर बना होते हैं। जैसे छ की बात किया जाए, ठीक है, तो ये बनते हैं का और स से। त्र की बात की जाए तो ये होते हैं त और र से। वही ज्ञा की बात की जाए तो ये होते हैं ज और इया से। वही स्र की बात की जाए तो ये बनते हैं स और र से। इस तरह से ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, इस कारण बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या जो होता है वो कितना होता है? 4। अब जानते हैं जो हिंदी वर्णमाला के जो उच्चारण होते हैं उनको बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से उनका उच्चारण कहाँ से होता है और कैसे। जैसे व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन था तो इसको कैसे याद रखे थे? ये KTM 2, ठीक है, KTM 2। जैसे के से हो जाता था क्या? क वर्ग का उच्चारण,
टी से हो जाता था क्या, च वर्ग का उच्चारण, ठीक है, जिससे तालु से होता था। एम से मूर्धा, मूर्धा से हो जाता था ट वर्ग का उच्चारण। और डी, डी से होता था धन, जिसमें त वर्ग का उच्चारण होता था। और ओ से होता था ओष्ठ से, जिसमें प वर्ग का उच्चारण होता था। इस तरह से पांचों वर्ण को याद किए थे। अब जानते हैं जो बचा है, जैसे स्वर की बात किया जाए तो ये KTM2 ये याद रखेंगे। और स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है, आ, तो ये दो वर्ण किससे उच्चारण होगा, कंठ से। उसके बाद आता है क्या, ई, तो ये जो उच्चारण होगा वो किससे होगा, तालु से। वही ओष्ठ से बात की जाए, ई के बाद जैसे ये ओष्ठ दिख रहा है तो ये ओ से दिख रहा है, ऊ से, ठीक है, ऊ के समान दिख रहे हैं तो जो ऊ और ऊ के उच्चारण होता है वो किससे होता है, ओठ से, ठीक है। वही कंठ और तालु, ठीक है, कंठ और तालु से किसका उच्चारण होता है, ए और ए। और कंठ और ओठ से किससे उच्चारण होता है, ओ और औ का। इस तरह से स्वरों का उच्चारण होता है। वही अंतस्थ व्यंजन जो य र ल होता है उसको एक लाइन छोड़कर याद रखेंगे क्या, ठीक है, य र ल, इस तरह से कंटिन्यू लिखेंगे। और लास्ट याद रखेंगे जो दंत और ओष्ठ से होता है वो उसका उच्चारण किसका होता है, व वर्ण का, ठीक है। जो व वर्ण होता है उसका उच्चारण किससे होता है, दंत और ओष्ठ से, इन दोनों से मिलकर इसका उच्चारण होता है। वही उष्म व्यंजन का याद रखना है तो इसको भी एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या लिखना है, श और स। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, हा। इस तरह से लिखेंगे एक टेबल के अनुसार, तो इस तरह से पूरे वर्ण जो है उसको याद कर सकते हैं। वही अयोग वह की बात करें तो जो आहा होता है, ठीक है, आहा होता है उसका उच्चारण किससे होता है, कर्ण से। और जो अम होता है या जो चंद्र बिंदु वाला होता है उसका उच्चारण होता है किससे, ना से। और जो प्रत्येक वर्ण के जो पंचम वर्ण होते हैं, ठीक है, पांचवा जो वर्ण होता है उसका उच्चारण भी किससे होता है, नासिका से, ठीक है। इस तरह से इस टेबल के माध्यम से पूरे वर्णमाला को याद रखेंगे किस किस वर्ण का उच्चारण किससे होता है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।